नमस्कार साथियों, हमारे चैनल जोश नेट जेआरएफ में आपका स्वागत है। हमने ठान लिया है कि इस बार आपका नेट जेआरएफ क्लियर कराना है, जिसके लिए हमारी टीम के सभी साथी आपके लिए पूरी जी जान से मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो सीरियस कैंडिडेट आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और नोट्स बनाते चलिए और पढ़ाई करते रहें। यहाँ आपको पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। सभी टीम मेंबर्स टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं। सारे जितनी भी सामग्री है आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो चलिए आज हिंदी साहित्य में कहानी यूनिट 7 में हमारी कहानी की ओर, जो कि है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, इसका सन 1900 भी माना जाता है और कहीं कहीं 1901 भी माना जाता है। इसके लेखक हैं माधव राव स्प्रे। मुख्य जानकारी इसकी जो हम कुछ इसके बारे में मुख्य पॉइंट देखेंगे वो है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में जो है ये प्रकाशित हुई थी। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। जमींदार अपने महल के अहाते के लिए बूढ़ी विधवा की झोपड़ी को हटाने और बाद में गलती का पश्चाताप करके उसे वापस करने की कोशिश करता है। यह कहानी आदर्शवाद की प्रतीक है, जैसे कि प्रेमचंद लिखा करते थे शुरू में आदर्शवाद को लेकर। ये कहानी उसी तरह की एक कहानी है। ये पॉइंट नोट करते चलेंगे, सभी वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट कर लेंगे। इसके मुख्य पात्र हैं जमींदार, गरीब अनाथ विधवा और 5 वर्ष की उसकी पोती और जमींदार का वकील। माधव राव स्प्रे की एक कहानी है, उनके द्वारा लिखी हुई, और इसे हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है। बाकी हमने मुख्य पॉइंट देख लिए हैं, तो हम चलते हैं कहानी की ओर। कहानी पढ़ेंगे हम। इसके पॉइंट्स आपके पास अगर ये कहानी है तो उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, वरना कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि डीपली क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। ये अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें कौन कौन उस झोपड़ी में मरा था, तो उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र और उसकी पतोहू। और जब वो उसकी पतोहू मरती है तो उसकी जो पोती होती है वो कितनी बरस की होती है? 5 बरस की। ये भी अंडरलाइन करेंगे। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर वो रोने लगती। जब उसे पुरानी बातें याद आती कि कैसे मेरा पति छोड़ के चला गया, इकलौता पुत्र भी चला गया और पतोहू भी चली गई, अब मैं अकेली हो गई हूँ, तो मारे दुख के जो है खूब रोती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। मृत प्राय यानी मरने के समान। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। अब उसके पास उसके अलावा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसके पास वो इकलौती झोपड़ी थी जिसमें वो बहुत पहले से रह रही थी, तो उनकी यादें उसमें बसी थी, तो वही बताया गया इसमें। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि वह बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। उन्होंने कोशिश की कि बुढ़िया आप यहाँ से हट जाए, झोपड़ी खाली कर दे, लेकिन वो नहीं मानी, तो उन्होंने अपनी जमींदारी चाल चली। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैलियाँ गर्म करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना
कब्जा करा लिया, मतलब और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। मतलब उन्होंने क्या करा कि वकीलों को रिश्वत देके और मतलब कुछ चाल चल के उस विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, इम्पोर्टेंट है। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। ये लाइनें आ जाती हैं, पूछ लेते हैं किस कहानी की है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी, एक लाइन रह गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। बुढ़िया ने क्या सोचा, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। क्या कहा उसने जमींदार से कि इसको हाथ लगाइए ताकि मैं इसे टोकरी को अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर वह आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह इम्पोर्टेंट लाइन है। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। क्या कहते हैं कि यह टोकरी हमसे नहीं उठेगी। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन फिर वो हार गए। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। मतलब उनमें घमंड आ गया था, धन मद से गर्वित होकर, यानी वो मतलब धन के नशे में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ये कहानी छोटी सी है, यहाँ पे ख़त्म होती है। ये कहानी हम आदर्शवादी रूप इसमें दिखाया गया है, जैसे कि प्रेमचंद जी दिखाते थे उनकी शुरू की कहानियों में। मतलब किसी का मन जो है उसे मतलब ज्ञान दो, समझ जाए वो बात को, और अपना मन उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है कि मुझे बुढ़िया की ज़मीन जो है लेनी नहीं चाहिए थी। एक टोकरी भर मिट्टी जब मुझसे नहीं उठाई जा रही तो मैं जीवन भर इसका भार कैसे उठाऊँगा। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आप पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हम जो भी ये मटेरियल दे रहे हैं आपको, अगर इसके साथ साथ आप पढ़ाई नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कैसे बात बनेगी। आपको भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवीजन करनी, बार बार नोट्स बनाने, तभी JRF आपकी और हमारी मेहनत मिलकर ही क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।